Students, today's topic is types of hormone and mechanism of hormone action at cellular level. Students, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है सीधा ब्लड में सर्कुलेटरी सिस्टम में करती हैं और इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो हार्मोन कैसे काम करता है ये जानने के लिए हार्मोन्स के केमिकल नेचर को जानना आवश्यक है। अब केमिकल बेसिस पे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनियस हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, इकोसेनॉइड्स हो सकते हैं या अमाइन हार्मोन्स हो सकते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनकी केमिकल बेसिस पे इनकी फंक्शनिंग भी दो तरह से होती है। जैसे कि अगर प्रोटीनियस हार्मोन्स हैं तो प्रोटीनियस हार्मोन्स जो बना होता है दे आर सिंथेसाइज बाय अमीनो एसिड्स। ठीक, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, वो मिनिमम 3 से लेकर 200 तक हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल है सबसे सिंपलेस्ट हार्मोन का वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है जो कि 3 अमीनो एसिड से बना होता है, ग्लूटामाइन, हिस्टिडाइन, प्रोलिन। वहीं पर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स अगर हार्मोन की बात करें सेकेंड स्टेप पे तो इंसुलिन हार्मोन। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है बोविन इंसुलिन। और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जब हम लोग देखते हैं तो जो हार्मोन जो ये आपका प्रोटीनियस हार्मोन्स है उसमें ऑक्सीटोसिन और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन है, जिसमें कि आप देखेंगे 3rd और 8th पोजीशन पे ऑक्सीटोसिन में आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन है और वहीं पर आर्जिनिन वैसोप्रेसिन में आपका 3rd पोजीशन पे फिनाइल एलेनिन और 8th पोजीशन पे आर्जिनिन। जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो ऑक्सीटोसिन और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन में 3rd और 8th पोजीशन में अमीनो एसिड डिफ़र करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि ये पूरा एक रिंग दिखाई दे रहा है और इसके साथ एक चेन दिखाई दे रही। इसी तरह से आर्जिनिन वैसोप्रेसिन में भी आप देख रहे हैं कि सिंपल एक रिंग दिखाई दे रही है और उसके साथ एक चेन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन हार्मोन है वो सिंथेसाइज होता है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस से, और सिंपल एक लीनियर 3 अमीनो एसिड्स से लेकर वो कॉम्प्लेक्स होते होते ऑक्सीटोसिन और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर जब हम लोग एक स्टेप और आगे जाते हैं, जैसे कि सेकेंड क्लास ले लेते हैं स्टेरॉइड हार्मोन का, तो स्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली जो उनका फॉर्मेशन है वो फिनेंथ्रीन रिंग और साइक्लोपेंटाइल रिंग का। तो फिनेंथ्रीन रिंग जो है वो 3 साइक्लोहेक्साइल रिंग और एक जो है साइक्लोपेंटाइल रिंग जब आपस में जुड़ती है तो वो एक हाइड्रोजनेटेड फॉर्म साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन का फॉर्मेशन करती है। ठीक, तो ये जो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन जो है वो अगर उसे दूसरे शब्दों में कहा जाए इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टीरेन रिंग। आगे चलकर जो ये स्टीरॉल ग्रुप है जो कि कहा जाता है दीज आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और इस जो स्टेरॉइड्स जो मैमेलियन स्टेरॉइड्स हैं उन्हें 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 फैमिलीज में। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और विटामिन डी विद इट्स डॉटर मेटाबोलाइट्स। तो इन सब में जो फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और ये एंजाइम्स जो है इनका लोकलाइजेशन कह सकते हैं कि सेलुलर लोकलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन है, एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये सब जैसे कि इसमें जो कार्बन की संख्या कह सकते हैं 21, 19, 18। तो ये जो है कार्बन की संख्या आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन में 21, एंड्रोजन्स में 19, आगे आप एस्ट्रोजन्स में 18 और इसी तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो है 21 कार्बन से ये बनते हैं। और इनके लिए जो एंजाइम्स है वो आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। अब ये जो हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं
ये इन्हें एलिमिनेट करने के लिए सर्कुलेशन से एलिमिनेट जब होते हैं तो थर्ड पोजीशन पे स्टेरॉइड सल्फेट्स और या थर्ड पोजीशन पे आप देखेंगे स्टेरॉइड ग्लूकोरोनाइड्स जो है वो अटैच हो जाते हैं और ये उन्हें ज़्यादा सॉल्युबल कर देते हैं और यूरिन के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम सर्कुलेशन। वहीं पे जो नेक्स्ट टाइप है वो है इकोसेनोइड्स। इकोसेनोइड्स का मतलब कि जो ये जो है बना हुआ है 20 कार्बन से और जो इसका स्केलेटन है यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक हेयर पिन की तरह दिखाई देता है और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, मतलब बहुत ही थोड़े समय में ये ख़त्म हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है और ये जो है ड्राइव होता है कहाँ से, आर्किडोनाइट से। ठीक, आगे जो है ये कहा जा सकता है कि जो एस्टरिफिकेशन है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का किससे, फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम जो है वो इसे कन्वर्ट कर देता है आर्किडोनिक एसिड में और साइक्लोऑक्सीजनेज जो है इसे फर्दर कन्वर्ट करता है प्रोस्टेनॉइड्स में, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन्स ये मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स जैसे कि आप देख रहे हैं, दीज आर हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर्स, these are hairpin like structure and the arachidonic acid in presence of cyclooxygenase converts to prostanoids like prostaglandin, prostacyclin and thromboxane. The next is amine hormones. The amine hormones means that these amino acids contain amine groups and these are derived from tyrosine or tryptophan. तो ये जो अमाइन हार्मोन्स है ये सिंगल अमीनो एसिड से इनका फॉर्मेशन होता है और इनका जो फंक्शनिंग है वो मीडिएट, मतलब दो तरीके से ये फंक्शन करते हैं। जैसे कि एपिनेफ्रिन है तो इसे जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है और ये जो है ये इनके जो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। वहीं पर ये देखेंगे जैसे कि आपने देखा कि एपिनेफ्रिन है या इसमें जी कपल्ड रिसेप्टर्स है और इन्हें ज़रूरत होती है सेकंड मैसेंजर्स की, जैसे कि साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी, ये दीज आर सेकंड मैसेंजर। वहीं पर जब हम दूसरा अमाइन हार्मोन देखते हैं जैसे थायरॉक्सिन T4, ट्राईआइडोथायरोनिन T3, ये इनके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इसमें जो है वो ये हार्मोन आराम से डिफ्यूज़ होकर ये न्यूक्लियस में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं एचआरई पोजीशन को जहाँ पर ये बाइंड करते हैं और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब ये देखेंगे आपकी ये फिनाइल एनिलीन जो है, फिनाइल एनिलीन एक सिंगल अमीनो एसिड है जो कि फर्दर कन्वर्ट होता है टायरोसिन में एंड देन डोपामाइन एंड देन नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन एंड this amino acid contain amine group, that's why it is called amine hormone. This is an example of another amino acid, tryptophan, that is converted to melatonin. And the mechanism of action of hormone at cellular level, Dr. Tepperman in 1973 proposed two mechanisms. One is fixed membrane receptor and other is mobile receptor mechanism. Fixed receptor mechanism means the receptor is fixed in plasma membrane and the other one is in mobile receptor mechanism. The receptors are present in cytoplasm or nucleus, and by the streaming action of cytoplasm they keep on moving. The receptors may be categorized as internal or external. The internal receptors may be present in nuclear or cytoplasm, while the external receptors are present in cell membrane.
This is an example of fixed receptor where the epinephrine or glucagon needs adenyl cyclase that converts ATP to CAMP, a second messenger, and this CAMP activates inactive phosphorylase kinase to its active form, and then this active form converts inactive phosphorylase into active phosphorylase, and the glycogen is formed, is converted to glucose, and it is then released into the blood. While in mobile receptor, the receptors are inside the cell and they keep on floating in the cytoplasm. Some hormones like testosterone, progesterone, estrogen, cortisol and thyroxine, their receptors are localized inside the nucleus. After binding with the receptor, this complex, hormone receptor complex, then binds with the particular DNA, means the particular site, that HRE, and the formation of a specific RNA takes place. Here it is a good example of hormone, steroid hormone, that is testosterone. Testosterone diffuse in cytoplasm, and where it is converted to dihydrotestosterone in the presence of 5-alpha reductase, and this 5-alpha reductase converted DHT, dihydrotestosterone, that moves to nucleus, where it binds to the androgen receptor. By binding with the receptor, there is a conformational change in receptor, and it become more specific, more complementary to bind at ARE position. ARE means the position where the receptor hormone complex bind, and as their binding goes, the subsequent formation of mRNA takes place, and the mRNA moves to the cytoplasm where the translation takes place and a specific protein is formed. Means that when the DNA is activated, the mRNA is transcribed and translation at ribosome takes place. Ultimately, the formation of different protein enzymes are released from ribosome, and maybe there may be other forms of cell response. Thank you.